नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्राचीन इतिहास के संदर्भ में हमारा जितना भी सिलेबस था हम उसको कवर करते हुए चल रहे हैं और आज की क्लास में हम पुष्पभूति वंश, वर्धन वंश एवं हर्षवर्धन का जो इतिहास है उसके संदर्भ में आज की क्लास में चर्चा होगी। और इसके पहले हम थोड़ा सा इसके पहले की क्लास को रिवाइज कर लेते हैं कि कहाँ पर हमने उसको छोड़ा था। देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये पुष्यभूति वंश, वर्धन वंश और हर्षवर्धन इनका जो उदय हुआ है तो ये उदय किसके बाद में हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तरफ जहाँ पर, क्योंकि इनके पहले गुप्तों का ही साम्राज्य था जो कि एक विशाल साम्राज्य था, और अभी तक इतिहास में आपने देखा है कि गोल्डन एज ऑफ हिस्ट्री उसे कहा जाता है, उस एरा को जो गुप्तों का रहा है। तो इतने बड़े साम्राज्य का जब पतन हुआ तो उसके पतन के बाद आप ये देखिए कि मध्य एशिया में जो हुणों का आक्रमण था वो शुरू हो चुका था, और इन स्थितियों के बाद में धीरे धीरे भारत में फिर से वही स्थिति हुई जब मौर्यों के बाद में जिस प्रकार से छोटे छोटे डायनेस्टीज़ का उदय हुआ था, छोटे छोटे वंशों का उदय हुआ था, उसी तरीके की, उसी प्रकार का जो प्रोसेस है वो गुप्तों के पतन के बाद भी हमें भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखने को मिलता है, भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखने को मिलता है। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भारत में ये जो डायनेस्टीज़ हैं जिनके विषय में हम पढ़ेंगे, इनके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से थे। देखिए, सबसे पहले हम देते हैं कि आप भारत का यदि मैप देखोगे तो इसमें आता है कि ये जो एरिया है यूपी वाला, इसमें कन्नौज का जो क्षेत्र था, यहाँ पर किसके राजवंश का शासन था? मौखरी वंश के नाम से उसे जाना जाता था। उसके बाद में अगर आप देखो असम क्षेत्र में, तो वहाँ पर जिसे उस काल में कामरूप के नाम से जाना गया, वहाँ पर गौड़ वंश का शासक था शशांक, उसका शासन था। मालवा जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र था, वहाँ पर देवगुप्त राज करता था। चालुक्य गुजरात के क्षेत्र, उसमें पुलकेशिन द्वितीय। और इसके साथ साथ ये जो हरियाणा और थानेश्वर का जो क्षेत्र था, यहाँ पर पुष्पभूति वंश का जो उदय है वो इस क्षेत्र से होता है। फिर धीरे धीरे इनका जो साम्राज्य है वो इस तरीके से बढ़ता हुआ चला जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कि पश्चिम भारत के क्षेत्र में पुष्यभूति वंश का उदय होता है। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास यदि हम लेंगे तो इस कालखंड का जो उदय है वो होता है इस वंश का। फिर इसमें आता है कि स्रोत कौन कौन से हैं। देखिए, स्रोतों का महत्व इतिहास में समानता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि स्रोत नहीं होते तो सिर्फ आप खुद एक तरीके से देखिए कि इतिहास क्या है। इतिहास का माध्यम स्रोत ही तो है, वरना तो इतिहास एक कहानी ही बन जाता, और कहानी की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए स्रोतों की आवश्यकता होती है। और यही स्रोत जब हमें मिलते हैं तो ये हमारे इतिहास को एक प्रामाणिकता प्रदान करते हैं। तो वही बात है कि स्रोतों का महत्व इतिहास में इस वजह से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि स्रोत नहीं होते तो ये सिर्फ एक कहानी ही होती, किंतु उसी कहानी की पुष्टि जब इन स्रोतों के माध्यम से होती है तो वो इतिहास बन जाता है। तो इस कालखंड के बारे में कौन कौन से स्रोत हैं जो हमें इतिहास के बारे में इस काल के जानकारी प्रदान करते हैं। सबसे पहला आता है बाणभट्ट की रचना हर्षचरित। ये हर्ष के दरबारी कवि थे और इनकी दूसरी रचना है कादम्बरी। फिर एक ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है सामान्यतः कि जो वेनसांग एक तीर्थ यात्री था, इन्हें यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। ये क्वेश्चन प्री में बहुत बार पूछा गया है कि जो यात्रियों का राजकुमार जो वेनसांग है उसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा गया है, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। और ये हर्षवर्धन के काल में ही जो भारत है
ये आया था। तो ये हर्षवर्धन के काल में ही भारत आया था। इसके बाद में आता है कि भारत की स्थिति का वर्णन, इसने अपनी पुस्तक, इसकी जो रचना है वो सियूकी है। भारत में इसने जो भ्रमण किया, जो चीज़ें देखी, जो व्यवस्थाएं देखी, उसका पूरा वर्णन, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, राजनैतिक हो, उस काल की पूरी जानकारी इसके द्वारा लिखी गई इस रचना सियूकी से प्राप्त होती है। इसके बाद जो तीसरा स्रोत है जो हमें बताता है वो है पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। दक्षिण भारत के चालुक्य वंश का ये राजा था और इसने जो ये ऐहोल अभिलेख है, इसमें इस बात की चर्चा की गई है, इस बात की पुष्टि की गई है कि नर्मदा के तट पर जो युद्ध हुआ है हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य, उस युद्ध की चर्चा इस ऐहोल अभिलेख में की गई है, जिसमें कि हर्ष जो था वो पराजित हो गया था और पुलकेशिन द्वितीय इस युद्ध में विजयी रहा था। इसके बाद एक और रचना आती है कल्हड़ की रास तरंगिणी। उससे भी हमको इस काल की यानी हर्ष के काल की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है, क्योंकि जो रास तरंगिणी है कल्हड़ की रचना, ये विशेषता तो कश्मीर के वंशों का उल्लेख करती है, लेकिन कुछ जानकारी हमें हर्ष के काल की भी इस रचना से प्राप्त होता है। इसके बाद आता है वर्धन वंश। देखिए, वर्धन वंश के संस्थापक माना जाता है पुष्यभूति के द्वारा पश्चिम भारत में इसका उदय होता है। राजधानी प्रारंभ में जो है थानेश्वर है, वो इनकी थानेश्वर थी, इनकी राजधानी। इसके प्रमुख जो शासक बताए गए हैं उसमें प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन एक प्रमुख शासक क्यों माने गए हैं इस काल के, क्योंकि इन्होंने कई प्रकार की जो उपाधियां हैं वो धारण की थी, जैसे कि महाराजा धीराज, परम भट्टारक। इन्होंने हुणों को पराजित किया था। किसने? प्रभाकर वर्धन ने, वर्धन वंश के जो प्रमुख शासक थे। और देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे, तो आंसर आपका पुष्यभूति होगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इस वंश का जो प्रमुख शासक माना गया है, तो आंसर होगा प्रभाकर वर्धन, क्योंकि इस वंश को जो स्थायित्वता प्राप्त हुई है वो प्रभाकर वर्धन के द्वारा ही, उनके द्वारा किए गए कार्यों से ही मिली है। प्रभाकर जी का जो विवाह हुआ था वो यशोमती से हुआ था। इनकी 3 संतानें थी, जिसमें कि 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। एक पुत्र का नाम राज्यवर्धन, दूसरे का नाम हर्षवर्धन और पुत्री का नाम राजश्री था। आप ये कहानी सोच रहे होंगे कि ये पूरी उनका फैमिली बैकग्राउंड क्यों बताया जा रहा है। देखिए, इससे बहुत बार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है और आप इसको एक फैमिली की तरह ही, कि फैमिली है और उसमें कितने मेंबर हैं, इस तरीके से आप इसको अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो आपके जो प्री में क्वेश्चंस है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो उसमें आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत क्लियर हो जाएंगे, फैक्ट आपके गलत नहीं होंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है कि राज्यवर्धन जो था वो राजा बनता है। हरियाणा थानेश्वर के क्षेत्र तक इसका जो राज्य क्षेत्र था वो फैला हुआ था। इसके बाद इस घटना के बाद में कुछ विशेष परिस्थितियां बनती है, मतलब राज्यवर्धन के सामने क्या क्या चीज़ें थी, क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या चैलेंजेस थे जो उसे उनको शॉर्ट आउट करना था। और ये देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में भी कई बार पुष्यभूति वंश के संदर्भ में इसी तरीके से क्वेश्चनों को घुमा के पूछ दिया जाता है। तो आपके दिमाग में ये चीज़ें होनी चाहिए कि जो उनके सामने चैलेंजेस हैं वो इतने किस प्रकार के थे और किस शासक ने किस तरीके की प्रॉब्लम को फेस किया है। तो सबसे पहले आता है कि कन्नौज का क्षेत्र जो था वो वापस लेना, और जो दूसरी प्रॉब्लम थी वो राजश्री को आज़ाद कराना। देखिए, ये जो प्रॉब्लम थी ये हर्षवर्धन की थी। इसके बाद इनका दूसरा पुत्र है वो हर्षवर्धन, पुत्री थी राजश्री। अब देखिए, राजश्री का जो विवाह हुआ है वो कन्नौज के शासक थे गृहवर्मा, उनके साथ हुआ था। गृहवर्मा का एक पर्सनली आप कह सकते हो कि शत्रुता थी मालवा के शासक देवगुप्त से। किसके साथ थी? मालवा के शासक देवगुप्त से। और जब गृहवर्मा और देवगुप्त के मध्य युद्ध हुआ तो गृहवर्मा की हत्या किसने कर दी? देवगुप्त ने।
तो जब देवगुप्त की हत्या कर दी गई तो उसके बाद में अब राजश्री को इसने कैद कर रखा था, तो राजश्री को इसको आज़ाद कराना राज्यवर्धन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। राज्यवर्धन ने क्या किया कि देवगुप्त की हत्या कर दी, यानी उस देवगुप्त की हत्या कर दी जिसने उसके बहनोई गृहवर्मा की हत्या की थी, और अपनी बहन को आज़ाद करा दिया। इसके बाद गौड़ शासक जो कि बंगाल में था, शशांक, वो मालवा के शासक देवगुप्त का मित्र था, जिसकी हत्या इन्होंने की राज्यवर्धन के द्वारा, जिसकी हत्या की गई उसका मित्र था ये आपका असम कामरूप का जो शासक था गौड़ वंश का शशांक। उसने क्या किया, अपने मित्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने राज्यवर्धन की धोखे से हत्या कर दी। अब जब राज्यवर्धन की हत्या हो गई, ऐसी स्थिति में राजश्री स्वयं को बचाते हुए, ये एक कहानियों में प्रचलित है कि वो जंगल में भाग जाती है। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि हर्षवर्धन को, क्योंकि अब राजश्री के सामने भी कुछ नहीं है और राज्यवर्धन की मृत्यु हो चुकी है, ऐसी स्थिति में हर्षवर्धन को मात्र 16 वर्ष की आयु में राजा बनना पड़ता है। उसके सामने जो चैलेंजेस थे वो बहुत डिफ़िकल्ट थे। 3 चैलेंजेस थे। सबसे पहले अपनी भाई की हत्या का बदला शशांक से लेना, दूसरा चैलेंज था कि अपनी बहन को ढूंढना जो कहाँ जा चुकी है, अपने व अपनी बहन के साम्राज्य को प्राप्त करना जो कि शशांक के द्वारा उसकी बहन के साम्राज्य को हड़प लिया गया है। उसने चुनौतियों को एक्सेप्ट भी किया और ये कहा जाता है कि हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या की। हालांकि इस विषय पर ज़्यादा हमको इतिहास में साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है। हर्ष ने 606 ईस्वी में राजा बना और शिलादित्य भी, हर्ष को शिलादित्य भी कहा जाता है। ये भी आपके लिए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है कि शिलादित्य किस शासक को कहा गया इतिहास में, तो वो हर्षवर्धन था। जो शशांक था वो शैव धर्म को मानता था। शशांक जो गौड़ वंश का शासक है कामरूप में, वो शैव धर्म को मानता था और बोध गया का बोधि वृक्ष भी इसने ही कटवा दिया था और इसने कन्नौज पर पुनः अधिकार किया और राजश्री को हर्ष ने आज़ाद भी कराया। ऐसा कहा जाता है कि राजश्री अपने जीवन का अंत करने ही वाली थी कि हर्ष उसको बचा लेता है, और एक रोचक कहानी की तरह आप इसको मतलब याद कर सकते हैं। और इस कथन में कितनी सत्यता है फिलहाल ये तो ज्ञात नहीं, ये कहानी के तौर पर वर्णित है तो बता दिया है आपको। कन्नौज हर्ष के साम्राज्य में मिल गया, क्योंकि अब कन्नौज को जब शशांक से छुड़ा लिया था हर्षवर्धन ने, तो हर्ष ने कन्नौज को अपने नियंत्रण में ले लिया और अब उसने पहले राजधानी जो उसकी थानेश्वर थी, अब उसने अपनी राजधानी बना ली कन्नौज को। इसके बाद अगर हम हर्ष की प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे तो सबसे पहले हर्ष ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को स्वीकार किया। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म को तो स्वीकार किया, लेकिन बौद्ध धर्म की किस शाखा को माना है? महायान शाखा को। सियुकी वेनसांग ने इस बात का वर्णन सियुकी में किया गया है वेनसांग के द्वारा। और नालंदा विश्वविद्यालय ये भी हर्ष के समय ही डेवलप हुआ है और बौद्ध शिक्षा का ये एक प्रमुख केंद्र था। इसके साथ ही साथ हर्षवर्धन के बारे में कहा जाता है कि जितनी ताकत उसकी तलवार में थी उतनी ही उसके कलम में भी थी, क्योंकि उसके द्वारा 3 नाटकों की रचना की गई है, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। ये 3 रचनाएं स्वयं हर्ष के द्वारा की गई है। इसके साथ ही साथ हर्षवर्धन जो था उसे प्राचीन भारतीय इतिहास का अंतिम हिंदू शासक भी कहा गया है। ऐसे कई इतिहासकारों का मानना है कि उसे भारतवर्ष का अंतिम हिंदू शासक प्राचीन भारत में कहा गया है। हर्ष ने कन्नौज में एक विशाल धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कराया। देखिए ये चीज़ें आपके लिए फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। कन्नौज में विशाल धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कराया। हर्ष प्रत्येक धर्म के प्रति श्रद्धा भाव रखता था। ऐसा नहीं कि उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अगर माना है तो वो बाकी धर्मों के प्रति अनादर का भाव रखता था, ऐसा नहीं था। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में इस सभा का आयोजन वो प्रयाग में कराता था। और हर्ष उत्तर व पश्चिम के क्षेत्रों पर विजय होने के बाद में वो नर्मदा नदी की ओर बढ़ता है और तब उसका सामना पुलकेशिन द्वितीय के साथ होता है। इसी युद्ध का वर्णन ऐहोल प्रशस्ति में
किया गया है। हर्ष यहाँ पर पराजित होता है और दक्षिण भारत में उसका जो विजय रथ है वो अब थम जाता है। इसके बाद की विशेष जानकारी इस काल में फिलहाल प्राप्त नहीं होती है, लेकिन इस काल की कुछ ऐसी फैक्ट चीज़ें हैं जो आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मदद करेंगी। जैसे व्यापार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो गुप्तों के समय में अगर आप देखोगे तो उज्जैन प्रमुख केंद्र हुआ करता था, लेकिन हर्ष के समय में मथुरा प्रमुख केंद्र बन चुका था। यहाँ पर सूती वस्त्रों का उत्पादन विशेष रूप से किया जा रहा था। कृषि इस काल में भी आय का प्रमुख साधन थी। व्यापार बहुत महत्वपूर्ण था। धार्मिक तथा सामाजिक व्यवस्था गुप्त काल के समान ही लगभग इस काल में थी। कुछ विशेष नया इसमें नहीं था। अगर आपने गुप्त काल की व्यवस्था को देखा है, पढ़ा है, समझा है, तो आप इस काल में भी उन सारे पॉइंट को पूरा नोटेट करते हुए एक एक चीज़ को बता सकते हैं। जिन चीज़ों में डिफरेंस था वो यहाँ पर आपको बता दी गई है। और इस क्लास को देखने के बाद में आपके पास जो भी बुक हो आप उससे एक बार इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ें और खुद से जो फैक्ट है उनको लिखें। और आप जब देखेंगे कि आपके जो कहना चाहिए जो डाउट्स हैं चीज़ों को लेकर के वो अपने आप ही क्लियर होते जाएंगे। और अगर आपको इस क्लास को लेकर के कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मेरा चैनल आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।